बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंधों को लेकर कई तरह के कयास लगते रहे हैं। कभी आरएसएस की तरफ से ऐसा कुछ कह दिया जाता है जैसे बीजेपी से रिश्ते उसके तल्ख हैं, तो कभी बीजेपी की तरफ से आरएसएस पर कुछ टिप्पणी आ जाती है जिसके अलग अलग राजनीतिक गलियारों में मतलब निकाले जाते हैं। लेकिन कयासों से आगे की असलियत कुछ और ही है। बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते की मजबूती जैसे अटल दिखती है। नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो सभी हैरान थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि नितिन नवीन को बीजेपी में इतना बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन दावा किया गया कि नितिन नवीन के पीछे आरएसएस का बैकअप था और आखिरी फैसला आरएसएस की तरफ से लिए जाने के दावे होते रहे। वैसे इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन एक बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी में बड़े फैसले अभी भी आरएसएस के बिना शायद नहीं लिए जाते। क्या भाजपा और आरएसएस में शक्ति संतुलन है ठीक से? बिल्कुल है। एक परिवार का जो जितना संतुलन आवश्यक है उतना संतुलन हमेशा रहता है। एक फैमिली है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था कि नया बीजेपी अध्यक्ष इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आरएसएस जो है नामों पर सहमति नहीं दे रहा है। देखिए, यह दोनों प्रकार का चलता है हमारे यहाँ। अब आप जो कह रहे हैं वो एक चला, आरएसएस अपना अध्यक्ष को चाहता है, और दूसरा चला कि आरएसएस का बिना आरएसएस के स्वीकार्यता का अध्यक्ष बन गया है, ये भी चलता है। दोनों में से चाय नहीं है। आरएसएस ने भी स्वयं इस बात को स्पष्ट रूप से बताया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्षस्थ स्थानों पर जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हो और अन्य लोग हो, अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हो या नड्डा जी या अमित भाई हो, बाकी सब लोग हो, वो भी उतना ही संघ के विचार समझने वाले लोग हैं जितना क्या संघ में पदाधिकारी है। वो कोई कम ऐसा नहीं है ना। संघ यानी क्या एक विचार है, वो विचार को सब समझते हैं। तो संघ का भी ये प्रयास होता है कि भाई आप इतना अच्छा स्थान पर हो, आप स्वयं तय करो ना। संघ हमेशा उसको स्वागत करता है। बीजेपी आज उस स्थिति में है, बट एक बात मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये स्वयं वो विचार करके प्रक्रिया चला के नाम आइडेंटिफाई करके सारा करने के बाद हमेशा फाइनल अंतिम निर्णय से पहले गुडविल के चलते, कोई ऐसा नियम या कोई आग्रह संघ का दबाव ऐसा कुछ नहीं, गुडविल एक परिवार के नाते परामर्श होती है। इस बार भी हुई है। मैं इतना कहूँगा, ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा। परामर्श होती है, विचार विनिमय होता है, पर जो पार्टी निर्णय करता है उसको संघ हमेशा सोचता है कि सही निर्णय ही करता है पार्टी नेतृत्व। राम माधव का ये पूरा इंटरव्यू आप इस रविवार को रात 8 बजे देख सकते हैं, जिसमें राम माधव ने बीजेपी और आरएसएस के संबंधों पर खुलकर बात की है। तो आप जरूर देखिएगा रविवार रात 8 बजे। जैसा कि आपने सुना, राम माधव कह रहे हैं कि आरएसएस का रोल किसी न किसी तरह से बीजेपी के हर फैसले में होता है। वैसे पूरी तरह से इंटरफेयर करने की बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक नया बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी सुनते हैं, जहां वो कह रहे हैं कि संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत है। संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है। वैसे बीजेपी नेताओं और आरएसएस के बीच कभी कभी बयानों की तल्खी भी दिखती रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त के बाद सब कुछ नॉर्मल सा दिखने लगा है और जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम चुनाव 2024 से पहले कहा था कि पार्टी को अब आरएसएस की संगठनात्मक ताकत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिससे संघ के भीतर बेचैनी पैदा हो गई थी और दोनों संगठनों के बीच विकसित हो रहे संतुलन पर सवाल उठने लगे थे। ऐसी अटकलें थी कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, जिसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में उनकी भागीदारी कम दिखी। बीजेपी कम बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और गठबंधन सरकार में सहयोगी तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड पर निर्भर रहने को मजबूर हुई। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच किस तरह का संतुलन है, ये पीएम मोदी और अमित शाह के लोकसभा चुनाव 2024 के बाद के बयानों से समझा जा सकता है। साथियों, 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो, यही संघ की दृष्टि है, यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। हमें हमेशा हमेशा याद रखना है, संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से, संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से, संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में, संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से, संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके, संघ जुड़ा है भारत माता की सेवा के विराट सपने से, संघ का संकल्प है भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। पीएम के इस भाषण के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर बॉन्ड का नतीजा दिखा। वहीं इसी साल अमित शाह ने साफ कहा कि मैं भाजपा से आता हूं, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं और जब तक भारत महान नहीं बन जाता हमें आराम करने का अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आरएसएस से ही हैं। आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। बीजेपी नेताओं के बयानों से पता चलता है कि अपने राजनीतिक विस्तार की योजना बनाते हुए भी संघ में जड़े बीजेपी की मजबूत हैं। बीजेपी हमेशा इस बात को क्लियर करती दिखती है कि कुछ बयानों की गलत व्याख्या के कारण मतभेद पैदा हुए हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी अलग अलग नहीं हैं। वहीं बंगाल चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बंगाल में सक्रिय दिखे। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और तब तक हिंदू राष्ट्र रहेगा जब तक देश में भारतीय संस्कृति का सम्मान किया जाता रहेगा। यानी साफ है कि बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं और इसका फ़ायदा बंगाल चुनाव में मिल सकता है। मतलब साफ है कि बीजेपी के पीछे आरएसएस हमेशा से खड़ी नज़र आती रही है। खास बात यह है कि आरएसएस सालों पहले बीजेपी के लिए बैकअप तैयार करने में लग जाता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हैं, मेरे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट जी हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रोफेसर हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित हैं। सबसे पहले गीता भट्ट जी आपसे शुरुआत करता हूं। अंततोगत्वा आपको संघम शरणम गच्छामि करना ही पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए गीता जी, आपने म्यूट कर रखा है शायद, देखिए एक बारी।
गीता जी आपकी आवाज चेक करते हैं, उससे पहले मैं वरुण पुरोहित जी के पास चलता हूं। वरुण पुरोहित जी, आज राम माधव ने साफ कर दिया कि नितिन नवीन का अपॉइंटमेंट आरएसएस की सहमति से हुआ है। आप क्या कहेंगे? रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ? देखिए दीपक जी, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ और घर में मैं तो गुरुजी के टाइम से सारा संघ के बारे में सुना है। आरएसएस का प्रयोग हम शब्द का नहीं करते हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, अलग बात है, लोग कर रहे हैं। लेकिन संघ प्रमुख ने जो बात कही है या संघ के प्रवक्ता ने कही, बिल्कुल सही है। संघ तो एक पेरेंट बॉडी है, बाकी तो मुखौटे हैं इधर उधर। बीजेपी का खुद का क्या है, जेपी नड्डा जी ने बयान दे दिया, जेपी नड्डा जी का क्या अस्तित्व है संघ के बगैर। और आपने एक बात और बोली, कार्यकारी अध्यक्ष बने, आज भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पा वो रहे हैं। बन जाएंगे इससे इनका 14 जनवरी फ्रिक्शन के नजर बाद। आता है कि मोदी जी में। अरे सर, रेटिफिकेशन होता है, उसमें टाइम जी लगता है। टाइम ही लग रहा है ना, अध्यक्ष चुनने में भी टाइम लग रहा है, रेटिफिकेशन में टाइम लग रहा है। ये तो सब पता ही लग रहा है कि क्यों लग रहा है, कितना फ्रिक्शन इनके आपस में। दूसरी बात, आप ही देखिए, संघ की आज जो भारतीय जनता पार्टी है, जो रिफ्लेक्शन तो संघ का ही है, पेरेंट बॉडी का, उसमें आधे सांसद तो गैर संघ पृष्ठभूमि के हैं। तो आज सत्ता प्राप्त करने के लिए भी संघ की आइडियोलॉजी नहीं चाहिए आदमी को। संघ की आइडियोलॉजी से संघ आप सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि संघ का एक प्योरिटी का भाव था, सोशल रेपुटेशन थी, इसलिए पार्टी विद द डिफरेंस थी अटल जी अडवाणी जी के जमाने में। आज जो क्रॉस कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी हो गई, जो रिफ्लेक्शन है संघ का, उससे सोशल रेपुटेशन संघ की भी खराब हुई है, धूमिल हुई है। मैं तो बचपन से देखा, इसलिए सब बातें कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ जैसे बीजेपी वाले होल्ला मचाने लग जाएंगे मेरी बात को लेकर के। दूसरा, आप ये देखिए, संघ का जो एक स्ट्रक्चर है, अभी मोहन भागवत जी आदरणीय संघ प्रमुख कह रहे थे कि पैरामिलिट्री सोच है ये तो पूरे पूरे देश को पता है कि इनका किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। क्योंकि नॉन संघ की आइडियोलॉजी वाले को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उनके थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसको आप मिलिट्री मिलिशिया फॉर्मेट का हो या दूसरा फॉर्मेट का हो। ठीक है। ये फ्रिक्शन जो सोसाइटी में चल रहा है उसलिए, और बार बार मोहन भागवत जी को क्यों कहना पड़ रहा है हिंदू राष्ट्र है, ये है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी इस बात की, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि संघ का और इनका मोदी सेंट्रिक बीजेपी जो हो गई, एक फ्रिक्शन चल रहा है, पूरा देश इसको नोट कर रहा है। और संघ पेरेंट बॉडी, अनुवांशिक संगठन सारे उसके उसके जी, इन्होंने माना इस बात को। ठीक है, तो आपने कह दिया कि संघ पेरेंट बॉडी है और संघ और बीजेपी के बीच फ्रिक्शन चल रहा है। क्या कोई फ्रिक्शन चल रहा है एसएन सिंह साहब? और जो आपने दीपक जी, हो गया वरुण जी हो गया। सादर प्रणाम वरुण जी। वरुण जी, दरअसल क्या है, जो भारत निर्मित चीजें होंगी ना, जो भारत की संस्कृति की होंगी, जो भारत के धरातल की होंगी, भारत की जमीन पर हुई होंगी, वो भारत को समझेंगी। ऐसी पार्टी जिसको विदेशियों ने रचा हो, मुझे लगता है कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा कि संघ क्या है और संघ की विचारधारा क्या है। भाई, अभी हमारे गृह मंत्री जी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। मुझे लगता है जो भी देश के लिए समर्पण भाव से राष्ट्र की एकता को मजबूत करते हुए, वसुधैव को कुटुंब मानते हुए सबके कल्याण के लिए कार्य करता है, विपदा में भी उसके साथ खड़ा हो जाता है, देश के संस्कृति का के झंडे को बुलंद करता है, ये संघ की विचारधारा है। और उस विचारधारा के साथ जो राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी है, छात्र संघ की जो पार्टी है वो एबीवीपी है, मजदूरों की जो पार्टी हो बीएमएस है, किसानों की जो पार्टी हो बीकेएस है, इस तरह से बहुत लगभग 50 से 80 हमारी ऐसी संस्थाएं हैं और मात्र संस्था आरएसएस है। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने वो राष्ट्रीय राजनीति पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात किया, तो परिवार और समाज में अंतर होता है। कुछ पार्टियां सिर्फ परिवार के लिए कार्य करती हैं, कुछ देश राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करती हैं। जो देश और राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करती हैं, आप देखते होंगे उसमें उस गुलदस्ते में अलग अलग जाति, धर्म, मत, मजहब के लोग आते हैं। लेकिन जो सिर्फ परिवार के लिए कार्य करती हैं, वो 24 वोट से हार भी जाएंगी तो भी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी होंगे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी होंगे, उस पर नहीं जाते हैं। निश्चित तौर पे जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, जो विकसित भारत बनाने के लिए, जो सबको साथ लेकर चलने के लिए और जो भारत के लिए सोचता है, किसी जाति, धर्म, मत, मजहब के लिए नहीं, जो सबके कल्याण की बात करता है, वो आरएसएस की विचारधारा लेकर जो भी चलता है, वो सभी लोग आरएसएस के हैं। कल को वरुण पुरोहित जी अगर राष्ट्र की विचारधारा को अपनाने लगे और आरएसएस के शाखा में जाएंगे तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम चले जाएंगे, वो चले जाएंगे वरुण जी, चले जाएंगे। क्यों वरुण जी? कोई जन्मजात आरएसएस थोड़ा ना होता है कि जन्म लेते ही आप आरएसएस के होंगे। अगर आपकी विचारधारा है, वरुण जी चले जाएंगे। सिंह साहब सुनिए ना, वरुण जी चले जाएंगे। ये ना थोड़ा सा जी, मैं तो आपको बोला दीपक जी, मैं तो कोई आज जाऊं ना कल जाऊं शाखा में, पर क्योंकि मेरी माता जी के टाइम से गुरुजी गोलवेलकर जी, नाना जी सबके आया करते थे, इनको पता नहीं है दूसरे को कुछ भी लेक्चर बोलना है। तो आवश्यक है कि परिवार का कोई सदस्य संघ में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये तो आरएसएस मैं कह रहा हूँ, ये तो
ये है ही नहीं आरएसएस बोल रहे हैं। संघ के आदमी होता तो आरएस शब्द का प्रयोग क्यों करेगा, संघ का शब्द का प्रयोग करेगा। लेकिन ठीक है, अब इनके जबान पे चढ़ रहा है, तो मैं तो कोई आज जाऊं सिंह साहब ना कल जाऊं, क्यों? क्योंकि डिवाइसिव डिस्क्रिमिनेटरी जो आपकी पॉलिसी है ना, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस नहीं रही, इसलिए कोई नहीं जा रहा है। इसलिए बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आदरणीय मोहन भागवत जी को कि बीजेपी को आप आरएसएस के संघ के चश्मे से मत देखो, उससे मत देखो। ये सब एक्सप्लेनेशन क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप मोदी सेंट्रिक बीजेपी आज कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी हो चुकी है। आपको संघ की आइडियोलॉजी पे चल ही नहीं रहे हो। संघ की आइडियोलॉजी आयातित पूंजीवाद को प्रमोट करने की है क्या? जिस हिसाब से देश को कर रहे हो, आप बेच रहे हो। आप अभी राष्ट्रवाद ये होता है कि देश को पूंजीवाद की मकड़ जाल में कर दोगे। तो अगर ये है तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अगर वाकई संघ की आइडियोलॉजी, मैं तो नहीं समझा, अगर ये समझते हैं इस बात को कि आयातित पूंजीवाद के मकड़ जाल में भारत को कर दिया जाएगा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। और वो जो अभी एक परिवार कर रहे हो, सारे परिवार आपकी पार्टी में कहा नहीं, ये बताओ आप मेरे को, कितने परिवारवादी है आपकी पार्टी में? पर अभी जो आपने अध्यक्ष कार्यकारी बनाए वो भी उनके पिताजी थे कि नहीं थे? परिवारवाद तो पूरा आपके कितने मंत्री परिवारों से जुड़े हुए। तो ये आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी पे लगाने का आप ठीक जो है, कर रहे हो, ये इससे आपको अब आगे की सफलताएं नहीं मिलने वाली। ठीक है। संघ की आइडियोलॉजी पर नहीं चल रही है भारतीय जनता पार्टी, आयातित पूंजीवाद ला रही है और संघ के एजेंडे से बिल्कुल अलग हट गई है। एसएन सिंह साहब ये आरोप लगा रहे हैं वरुण पुरोहित। नहीं, देखिए, वरुण पुरोहित जी सरीखे बहुत सारे लोग आने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं, उस समय के साथ बदल जाते हैं, बयान भी बदल जाते हैं समय के साथ और विचारधारा भी बदल जाती है। वरुण पुरोहित जी इसलिए कह रहे हैं कि वरुण पुरोहित जी इस समय राहुल गांधी जी की विचारधारा, जो जॉर्ज सोरोस की विचारधारा है, जो भारत में राजनीतिक उथल पुथल मचाने वाली विचारधारा है, ऐसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं। पूरी दुनिया मानती है कि भारत लोकतंत्र की जर्नी है, लेकिन वरुण पुरोहित जी की और वरुण पुरोहित जी की पार्टी की सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं। जिस संवैधानिक संस्थाओं के नाते वो सांसद बनते हैं, जिस संवैधानिक संस्थाओं के नाते वो देश में उनका राज चलता है, बहुत दिन तक सरकार और सत्ता में रहते हैं, वरुण पुरोहित जी कहते हैं कि हम उस वैधानिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, चूंकि राहुल गांधी जी नहीं मानते। तो आप जानिए कि किस चश्मे से वरुण पुरोहित जी देख रहे हैं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि देश के निर्माण में, संस्कृति के उत्थान में जिस तरह से संघ ने जो काम किया, अब ये आरएसएस कर रहे थे, चूंकि आरएसएस का क्या आपने सवाल पूछा, तो मुझे लगता है कि आरएसएस से भी आपको नहीं नफरत होनी चाहिए और संघ से भी नहीं नफरत होनी। भाई, आपको जमात से मोहब्बत है लेकिन आरएसएस और संघ ठीक से है, नफरत है। हमने आरएसएस कर दिया चाहे संघ कर दिया, मैं एक ही बात कहूंगा। लास्ट बात दीपक जी, मैं कह रहा हूं ऐसी विचारधारा के साथ ये जन्मे बड़े आगे बढ़े और आज भी कर रहे हैं, जो नफरत बोने का बात करता है, जो केवल एक धर्म को डेंगू मलेरिया कहता है राम की सत्ता नहीं है, जिसके पार्टी के सबसे बड़े नेता कहते हैं हिंदू लोग तो मंदिर में लड़कियां छेड़े जाते हैं। इस विचारधारा को भारत के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो ठीक है, अपने बड़े बुजुर्गों को अपकृत करता हो, अपमानित करता हो, अशोभनीय बात करता हो, जैसे राहुल गांधी जी करते हैं और वरुण पुरोहित जी के पार्टी के हजारों लोग करते हैं। ये संघ ठीक की है, आइडियोलॉजी नहीं है, चाहे ठीक है, बाढ़ हो, ठीक है। आपदा हो, रुक जाइए भूकंप सिंह साहब, हो, हर गीता भट्ट समय जी जो के देश पास के चलते हैं। साथ गीता खड़े भट्ट हैं, जी, ये संघ अंततः की जो है विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को संगम शरणम गच्छामि होना ही पड़ता है। नितिन नवीन जी के अपॉइंटमेंट पर राम माधव जी ने जो कहा, उससे ये बात साबित होती है, उस पर मुहर लगती है। दीपक जी, जैसा कि आपने अपने साक्षात्कार का जो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ दिखाया, उसमें देखकर ये समझ में आया कि जैसे किसी भी परिवार में जब परिवार बड़े होते जाते हैं और बच्चे बड़े होते हैं तो अलग अलग घरों में चले जाते हैं, संख्या बढ़ती जाती है, परिवारों में लोग बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें तो बहुत सारे जो संघ की प्रेरणा से शुरू हुए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनुसांगिक संगठन हैं। राजनीति में जो अनुसांगिक संगठन काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। और कभी जब आप अगर देखें तो एक अगर जिस रूप में जैसे मैं समझती हूँ या मैं देखती हूँ, तो जब कभी आपको जब कोई जहाज निकलता है और कभी जैसे दिशा देखनी होती है तो उसके लिए मैग्नेटिक कंपास का जिससे प्रयोग किया जाता है, ऐसे दिशा निर्देश को देखने के लिए कभी हो सकता है कि जो है कोई जो अनुसांगिक संगठन है वो संघ की ओर देखें या उनसे इस बात को लेकर उनसे परामर्श करें। परंतु यह कहना कि जैसा कि मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको भी सुन रही थी, अगर आप देखें तो कई बार तो सरसंघ चालक जी भी यह बात कह रख चुके हैं कि संघ के लिए समाज में या तो वो व्यक्ति हैं जो स्वयं सेवक बन चुके हैं या जो आगे भविष्य में बनने वाले हैं। सिर्फ दो ही तरीके से, इसी दृष्टिकोण से वो लोगों को देखते हैं। और
दो तो जो स्वयंसेवक है, जो प्रचारक रहे हैं, वो तो भारत के प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और संघ के प्रचारक रहे हैं। तो जो प्रेरणा लेकर जो एक संघ ने समाज में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति जो है एक प्रेम भाव से, करुणा भाव से कार्य करने वाले नागरिक तैयार करने का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है 1925 से, उसी एक प्रक्रिया में अलग अलग समाज जीवन में लोग तैयार होते गए और उन्होंने बहुत सी ऐसे, दीनदयाल उपाध्याय जी को आप देख लीजिए, आज जो हम एकात्म मानव दर्शन की बात करते हैं, जिसकी प्रेरणा से आज हम देखते हैं कि भाजपा ने कई समाज कल्याणकारी जो है योजनाएं प्रारंभ करी हैं। तो ऐसे हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो है, इसको ये देखते हुए कि एक सुपीरियर फोर्स है, ऐसा नहीं है। ये हर सब संगठन अपने अपने निर्णय लेते हैं और उनमें कुछ एक ये हो सकता है कि परामर्श किया जा सके।